लोग थे, मतलब अमेरिका के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इस बीमारी से त्रस्त हुए। बहुत ज़्यादा लोगों में डिप्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों के सुसाइड हुए, आत्महत्या लोगों ने की। लेकिन जो भारत के वहाँ लोग रह रहे थे, उनमें ये चीज़ बहुत कम देखी गई। तो इस पर एक शोध हुआ, इस पर एक रिसर्च की गई और देखा गया कि भारत के जो लोग हैं उनमें एक परिवारवाद है, यानी एक फैमिली की तरह वो रहते हैं, परिवार और कुटुंब को वो निभाते हैं, इसलिए उनमें अकेलापन बहुत कम है। और इसकी वजह से जब जब लोगों में अकेलापन कम होता है तो वो कम बीमारियों से ग्रसित होते हैं। और जहाँ जहाँ अकेलापन बढ़ जाता है वहाँ पर डिप्रेशन, सुसाइड और बहुत सारी बीमारियाँ हमें आम देखने में मिलती हैं। इसलिए परिवार एक ऐसी चीज है, ऐसी हमारी ताकत है, जब हमारे साथ ये जुड़ी रहती है तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी लांघ जाते हैं। जब दो भाई घर में इकट्ठे रहते हैं तो चाहे परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो हम उनको जल्दी जूझ लेते हैं। आप में से जो महिलाएं अभी परिवारों से दूर रहती हैं, यानी जो एकल परिवार में रहते हैं, जहां हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जाते हैं तो उन्हें पता है कि वो बच्चे कितनी मुश्किल से पाल रहे हैं, पीछे से उनको देखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आपके माता पिता दादा दादी साथ में रहते हैं, तो जो बच्चे परिवार में पलते हैं उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। अभी एक शोध आया है कि जो बच्चे परिवार के बीच में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं और उनमें संवेदनाएं, यानी उनमें इमोशंस भी अच्छे डेवलप होते हैं। जो बच्चे अकेले रहते हैं उनमें चीज़ों, अपनी बातों को रखने का तरीका नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और उसकी वजह से वो कई तरह की इमोशनल स्ट्रेस को झेलते हैं। इसलिए हमारे भारत की जो संस्कृति है, ये हमारा जो परिवार है, ये एक्चुअली हमारी एक ताकत है। तो कभी कभी चाहे आप किसी नौकरी की वजह से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 बार अपने पेरेंट्स को ज़रूर फ़ोन करें, उनसे बातचीत करें। अभी एक रिसर्च में आया है कि जब हम अपनी माँ के साथ फ़ोन पर या वैसे बातचीत करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामीन नाम का, यानी एक गुड हार्मोन, अच्छे हार्मोन हमारे शरीर में निकलने लग जाते हैं। तो अगर हम अपने परिवार में बातचीत करते हैं तो जल्दी अपने प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परिवार में लड़ने लगे हैं। ज़मीन बड़े भाई को ज़्यादा चली गई तो छोटे भाई ने उसको बुलाना ही छोड़ दिया, या लड़ाई कोर्ट तक चली गई। इन चीज़ों की वजह से हम अपनी उन बुनियादी चीज़ों को खोने लग गए हैं जो हमारी एक्चुअल ताकत है। और जब हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं तो हमारी जो बच्चे हैं वो अपने आप देखते हैं कि कैसे मम्मी जो है वो दादी की सेवा कर रही है। तो जब वो कल लड़की शादी के बाद दूसरे के घर में जाएगी तो वो अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास की सेवा भी उसी ढंग से करेगी, क्योंकि उसके अंदर एक बीज है कि बुजुर्गों की सेवा की जाती है। ये हमारी एक ड्यूटी है, ये हमारा एक कर्म है। जैसे यहाँ शब्द लिखा गया है धर्म सम्मेलन, यहाँ धर्म का जो अर्थ है, जैसे दीदी ने भी कहा कि इसका एक अर्थ है हमारी ड्यूटीज। हम जब भी रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम यही सीखते हैं कि राम जी का हर बार एक ही शब्द आता है कि माँ का धर्म कैसा हो, पिता का धर्म कैसा हो, बेटा कैसा हो, भाई कैसा हो। अब जब रामायण पढ़ेंगे तो हमें यही देखने में आता है कि राम जी का जो जीवन है वो इतना कठिन रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको सोच के उन्होंने कोई चमत्कार करके दिखाए हो। लेकिन राम जी की इतने जय जयकार क्यों है? क्योंकि परिवार के जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनको लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया। उसी तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पीढ़ियां, पिताजी और खुद और उनके बच्चे, पूरा परिवार जो है वो धर्म के लिए शहादत दे गया। तो ये चीजें बताती हैं कि परिवार का कितना महत्व है। अब बात है कि परिवार को जोड़ के कैसे रखा जाएगा। देखिए, वैसे तो हमारे परिवार आपस में, भारतीय परिवार तो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रचलन है, टीवी का लगातार प्रचलन है, तो आपने भी नोट किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में हम अपने मोबाइल पे हैं, हस्बैंड अपना मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे टीवी लगाकर बैठे हैं, तो आपस में कोई संवाद नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। और हमें ये पता नहीं होता कि हमारा जो बच्चा है उसके कौन मित्र हैं, वो किससे बात करता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो किसके साथ बातचीत कर रहा है और वो क्या बातचीत कर रहा है।
ये जो एक ब्रिज है, जो एक पुल है, जो पहले माँ और बेटी के बीच में था, माँ और बेटे के बीच में घर में हम प्रॉब्लम्स को सुनते थे, वो बहुत टूटता जा रहा है। इसके टूटने का अभी तो हमें इतना एहसास नहीं होता, लेकिन इसका एहसास तब होता है जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवारों में डिवोर्स होने लगे हैं, घर टूटने लगे हैं, बच्चे चीज़ों को अब सहन नहीं कर सकते। पहले अडेप्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन हम उनको संभाल लेते थे। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको संभाल नहीं पा रहे। इसलिए परिवार किस तरह का हो, परिवार एकजुट रहे, चाहे छोटी से छोटी बातों पे मन मुटाव होते ही हैं, कहते घर में 2 बर्तन है तो खड़कते ही हैं, तो उनको छोड़कर परिवार को एकजुट रखना। आपके 2 बेटे हैं तो उनमें कभी आपने कंपैरिजन नहीं करना है कि बड़ा बेटा अच्छा है, छोटा बेटा अच्छा है या बुरा है। बच्चों को एक साथ रखना, परिवार को एक साथ लाना, ये परिवार के मुखिया की और परिवार के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। आजकल हम देख रहे हैं कि परिवारों में एक बच्चा है। बहुत लोगों के घर में तो, जिनके घर में पहले किसी के बेटा हो गया तो वो तो दूसरा बच्चा देखते ही नहीं है। अब इतने कम जब घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं और एक बच्चा है। अब जैसे हम अपनी कंपनी देखते हैं, हमें कहीं बाहर जाना है तो हम अपनी उम्र के लोगों में बैठना पसंद करते हैं, बुजुर्ग हैं उनको अपने मित्र चाहिए। उसी तरह बच्चे को भी अपने साथ का एक बच्चा चाहिए। ये सिर्फ हमारे संस्कृति के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे आपस में मिलते हैं, खेलते हैं, तो फिर उनमें कई तरह की शेयरिंग्स वो सीखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और जैसे जैसे परिवार अकेले होते जा रहे हैं, माता पिता यहाँ रह रहे हैं, बेटा कनाडा में रह रहा है, माता पिता को यहाँ कोई दिक्कत होगी तो किसी को पता ही नहीं है। और आजकल हम इतने अकेले हो गए हैं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है उसकी हमें कोई खबर नहीं। तो हमारा कोई ऐसा पारिवारिक मित्र भी होना चाहिए, पड़ोस का कोई ऐसा परिवार होना चाहिए जिसके साथ हम दुख सुख अपना साझा कर सकते हैं, हम उनके दुख में खड़े हो सकते हैं और वो हमारे दुख में हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये अपने घर के साथ जो आपके पड़ोस में है, कम से कम एक परिवार तो ऐसा बनाइए जो आपका पारिवारिक मित्र बन जाए। ये जो एकता आपके बीच में आएगी, मित्रता आएगी, तो इससे दुखों को कम करने का एक रास्ता निकलता है। आप अपनी परेशानियों को आसानी से बाहर निकलते हैं। आजकल देखते हैं कि जब हम भोजन जो हम करते हैं, देखिए महिलाओं का सारा दिन रसोई में निकल जाता है, पर हम क्या बना रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खिला रहे हैं, इसका मुख्य दायित्व महिलाओं का ही रहता है। आजकल हम व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे नए नए तरह के पकवान सीख रहे हैं, कैसे घर में नूडल्स कैसे बनाते हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते बताते हैं कि मैं तो मैडम जी घर ही बनानी है, बच्चे को ना पिज़्ज़ा मैं घर ही बना के देनी है। ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये सभी हमारी सांस्कृतिक भोजन नहीं है। और ऐसा जब हम भोजन बनाते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान करता है। हमारे भोजन की जो हमारी जो संस्कृति है वो इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतनी वैज्ञानिक है कि उसमें जो भी हम भोजन बना रहे हैं वो हमारे शरीर के कण कण को स्वास्थ्य प्रदान करता है। दाल चावल सब्जी रोटी खाकर कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन जब हम दूध में नमक डालकर केक बना रहे हैं, दही में नमक डालकर हम कुछ नई नई डिशेस बना रहे हैं, तो ये सभी आयुर्वेद के हिसाब से भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसलिए भोजन ऐसा जो हमारी संस्कृति का, भोजन ऐसा जो हमारे दादा दादी ने खाया है, जो हमारे नाना नानी ने खाया है। अभी कल ही हमने एक कैंप किया, उसमें देखा जो बुजुर्ग माता जी 65 साल की आई है, उनका कैल्शियम नॉर्मल, बहू को लेकर आई है 32 साल की, उसको ऑस्ट्रोपीनिया, उसका कैल्शियम कम। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी जड़ों से छूटते जा रहे हैं। अब जब आप भोजन बनाएं तो देखिए आपके जो मन के भाव हैं वो भी उस भोजन में उतरने चाहिए। अभी आप लड़के आए हैं, झगड़ा करके आए हैं और भोजन बना रहे हैं, तो वही भाव उस भोजन में उतरेंगे। जब भोजन बनाएं तो कुछ मंत्र घर में लगा लें। जैसे भाई साहब ने इतना सुंदर अभी भजन सुनाया, तो आपने देखा होगा जितनी देर भजन चलता रहा हमारा मन शांत होता चला गया। मनन त्रायते इति मनः, यानी जो मंत्र है ना, ये हमारे मन को शांत कर देते हैं। परिवार के साथ इकट्ठे बैठकर हफ्ते में चाहे एक दिन ही साथ में बैठकर भोजन कीजिए, संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए, किसी दिन बैठकर भजन कीजिए। बातचीत करने से ही कई परेशानियां निकल जाती हैं। उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, एक मंच पर जब आप एक साथ बैठेंगे ना तो वो सभी बातें निकल जाएंगी। परिवार को जोड़ने के लिए एक और चीज़ का ध्यान रखें
कि अपनी संस्कृति को ना भूलें। हमारे बच्चे आजकल देखा आपने, जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मी मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या दोगे? लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं रही है। अगर आपको अपना जन्मदिन याद होगा तो देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे जन्मदिन वाले दिन हमारी मम्मी कहते थे भाई सुबह उठो, नहाकर पहले मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, उसके बाद गौशाला जाएंगे, उसके बाद घर में जो हमारे महिला काम करती हैं उनको कुछ ना कुछ देंगे। आज हम भोजन बनाएंगे तो कहीं देकर आएंगे। ये देने की भावना हमारे अंदर है, यही हमारी एक्चुअल संस्कृति है। ये लेने की भावना तो हमारे अंदर कभी नहीं आई है, और जो लेने की इच्छा है उसने कभी भी किसी संस्कृति को महान नहीं बनाया। हमेशा देने की भावना में कीरत करो। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि ज्ञान, तप और दान ये कभी भी खत्म नहीं करने चाहिए, ये लगातार करने वाले कर्म है। तो जब आप कुछ देने की भावना बच्चों में डालेंगे, जन्मदिन को भारतीय संस्कृति के साथ, अपनी संस्कृति के साथ मनाना शुरू करेंगे। हमारे कितने बुजुर्गों ने जन्मदिन पर केक काटी है। हमारी तो संस्कृति की हम कुछ ना कुछ बांट कर आएंगे। तो इस संस्कृति को जीवित रखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति अगर ये चीज भूल गई तो आगे हमारे बच्चों को बताने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए इन चीजों के साथ हमारा जुड़ाव बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारी भूषा कैसी, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए। अभी कुछ समय पहले भारत की एक बहुत बड़ी, आपने शायद सुना भी होगा कि इन्फोसिस की जो मालकिन है सुधा मूर्ति जी, उन्होंने एक बार वो किसी फ्लाइट में जा रही थी तो उन्होंने सूट पहना हुआ था। यहाँ तो बहुत महिलाओं ने पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने सूट पहनकर वो चली गई, तो उनके साथ जो कुछ लेडीज उनके साथ एरोप्लेन में, हवाई जहाज पे बैठने लगी, तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई आप गलत लाइन में खड़ी हो गई हैं, पिछली लाइन में खड़ी हुई है। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो सलवार सूट वाली महिला है, इसे क्या पता होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों के जो विचार है, हमारी जो दिमाग है, हमें ऐसा लगने लगा कि अगर हमने जीन्स पहनी है, अगर हम मैकडोनल्ड में जाकर पिज्जा खा रहे हैं, या अगर हम कहीं बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो हम बड़े अमीर हो गए, तो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए। एक्चुअली हम दो शब्दों में बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, एक मॉडर्नाइजेशन और एक वेस्टर्नाइजेशन। विदेश के लोग आजकल भारत में आ रहे हैं और सीख रहे हैं भारत की भोजन की पद्धति। उन्होंने दूध में हल्दी को मिलाकर पीने को कहा है टर्मरिक लाते, और ये बड़ा महंगा बिकता है लंदन में। हमारी तो दादी नानियां बचपन से हमें दूध में हल्दी देकर पिलाती आई हैं। तो दूध में हल्दी में जब आप डालते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारी संस्कृति में हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हमें पता है या नहीं पता है, वो सब कुछ वैज्ञानिक है। आपने अगर माथे पे बिंदी लगाई है या पैरों में आपने झांझर पहनी है, ये सब वैज्ञानिक है। उसका तर्क आप समझ नहीं पा रहे, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सभी ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ वैज्ञानिक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका जो घर है, जो आपका भवन है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पौधे हों, जैसे तुलसी का पौधा घर में लगा हो। मनी प्लांट तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा क्या हमारे घर में है? क्या हमारे घर में छोटी छोटी धनिया, जीरा, अश्वगंधा, तुलसी या फिर पुदीना, छोटी छोटी हर्ब्स ये हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए। हम एकदम गोली खाने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय पीछे जाएंगे तो आज भी जिसको जुकाम होता है सबसे पहले कहता है पहले तुलसी का काढ़ा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये भारतीय संस्कृति है ये हमारे खून में है, कहीं से बाहर निकालने की, कहीं से लानी नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक जागरण है, इन बातों को एक बार याद कराने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बाहर घूमने के लिए भी विदेश जाते रहते हैं। अरे विदेश जाने से पहले पूरा हम अपना भारत तो घूम लें, अपनी पुण्य भूमि भारत तो घूम लें। हमारे देश में इतने ज्योतिर्लिंग है, इतने धार्मिक स्थल है। पहाड़ देखने हैं तो उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, समुद्र देखने हैं तो लक्षद्वीप चले जाओ, अंडमान चले जाओ, हर चीज हमारी भारत भूमि पे है। लेकिन हम बहुत ज्यादा विदेश, बाहर का भ्रमण, शॉपिंग करेंगे अमेज़न से करेंगे, तो उससे होता यह है कि हम अपने लोकल जो हमारे भाई हैं उनसे हम सामान नहीं खरीदते हैं। हम उनसे जब सामान नहीं खरीदते हैं, जब कल हमारे को थोड़े पैसे की दिक्कत होगी ना, तो जो हमारे घर के पास कपड़े की दुकान वाला भाई है ना, वो तो हमें उधार दे देगा, अमेज़न नहीं देगा। कपड़ा सही नहीं आएगा तो भाई साहब को बोल देंगे कि अच्छा नहीं था, बदल दीजिए, तो वो कहेंगे हाँ जी हमारे यहीं के रहने वाले हैं, कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सब चीजें हमें समाज में जोड़ने के लिए, परिवार, स्वबोध यानी अपने आप को पहचानना। हमारे देश ने एक बहुत लंबा समय गुलामी का देखा है, बहुत लंबा समय।
इसलिए वो हमारी रग रग में बस गई है। अभी मेरे एक मित्र है, उनका बेटा YPS में पढ़ता है, तो उसका जब रिजल्ट आया तो उसके बच्चे के पंजाबी में 56% नंबर है। तो उसकी माँ ने बड़े गर्व के साथ मुझे कहा कि इसको तो पंजाबी जी आती नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इसमें तो बड़ा दुख होना चाहिए। आपको पंजाब में रहकर पंजाबी नहीं आती, इंग्लिश में तो आप 90% ले रहे हैं। देखिए भाषाएं सारी सीखिए, भाषाएं सारी अच्छी हैं, 10 भाषाएं सीखिए, लेकिन जापान भी आज तभी आगे बढ़ा है जब वो जापानी में काम कर, अपनी भाषा में काम कर रहा है। चीन आज आगे बढ़ा है, चीनी में अपनी भाषा में काम कर रहा है। जर्मनी में आज भी जर्मन बोली जाती है। तो हमें अपनी भाषा बोलने में इतनी शर्म क्यों महसूस हो रही है? हम चाहे पंजाबी बोलें चाहे हिंदी बोलें, हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, हमें अपनी वेशभूषा पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने खान पान पे गर्व होना चाहिए, हमें इस राष्ट्र पे गर्व होना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है कि अंतिम जन्म जो होगा ना, जब आप वैरागी का रूप लेंगे तो इस पुण्य भूमि पे आना पड़ेगा। इसी पुण्य भूमि पे सभी देवी देवता आए हैं। हर धर्म को देख लीजिए, इसी पुण्य भूमि से वो निकला है। तो इस पुण्य भूमि पे हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे पहले कुछ अच्छे पुण्य रहे होंगे, उनको हम हमेशा याद रखें। अपने परिवार को संभाल लें, अपने परिवार में बातचीत करें, अपने बच्चों को धर्म के साथ, उनके कर्तव्यों के साथ जोड़ें। हम धर्म की तो बात, कर्तव्यों की, अपने हकों की तो बहुत बात करते हैं, हम अपने कर्तव्यों की भी बात करें। हम ये याद रखें कि जब हमने इस हॉल से जाना है तो इनको लाइट्स बंद करना भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में टीचर्स हमें पढ़ाएं तो पढ़ना हमारी भी ड्यूटी है। इस तरह अगर हम अपनी सभी चीज़ों को समझेंगे, परिवार को जोड़ेंगे, तो हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी देश को अपने पूर्ण वैभव पर ला पाएंगे और वो वैभव लगातार उस स्थान पर बना रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।